समीक्षा आपकी चाहिए। राजीव जी, ये जो सीटें इन्होंने घोषित की है 39, इसमें 27 सीटें, जो 16 सीटें इनकी केरल की है और कर्नाटक की 7 सीटें हैं, 4 तेलंगाना की हैं। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने सब 39 सीटों को स्कैन किया है, देखा है। आप लक्षद्वीप की भी जोड़ सकते हैं इनके साथ। और उत्तर पूर्व की जो सीटें हैं, 6 सीटें उनको, और छत्तीसगढ़ की 6 सीटें हैं। आप एक एक नाम को देखिए। उसमें मैंने देखा है, एक एक नाम को देखा है। ये 39 की 39 सीटें कुछ इस तरह की हैं कि विनिंग कैंडिडेट्स की हैं, जो एक कॉन्फिडेंस जगाती है। कर्नाटक में बड़ी सिलेक्टेड सीट्स का अनाउंसमेंट किया है इन्होंने, पूरी सीटों का नहीं किया है। जैसे कर्नाटक में 28 सीटें हैं, सिर्फ 7 का किया उन्होंने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटें हैं और इम्पोर्टेंट लोग हैं। जैसे आपने भी कहा, डीके शिव कुमार के भाई हैं उसमें, और तमाम लोग हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम क्या कर रहे हैं। केरल में आप देखेंगे कि इतने इम्पोर्टेंट लोगों को उन्होंने खड़ा किया है। जो एक तो है ही, वेणुगोपाल तो है ही, जिनको खड़ा किया उन्होंने। क्या कारण है ये? और राहुल गांधी ने अपने नाम की घोषणा वहां से कर दी है। हो सकता है वो उत्तर प्रदेश की सूची आए तो अमेठी में भी राहुल गांधी का नाम हो सकता है। 195 जो सीट्स थी बीजेपी की, अगर आप उनको देखें, खास करके जो उन्होंने घोषणाएं की हैं सीटों की अपने खुद के क्षेत्र में, जो उनका वोट बैंक का इलाका है, क्योंकि दक्षिण में तो उनके पास ताकत ही नहीं है, तो वो कहां से घोषणा करेंगे। केरल में उन्होंने की है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है। आप पाएंगे कि एक मुश्किल के दौर से बीजेपी गुजर रही कि उसके पास कैंडिडेट्स नहीं है। जब चुनाव की शुरुआत होने वाली थी, तब एक फीलिंग ये थी कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है और बीजेपी के पास बहुत कैंडिडेट्स हैं। अब ये नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में जो 2 कैंडिडेट्स जिनका जिक्र अपन ने किया था पहले भी, कि फगन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह, उदाहरण के लिए फगन सिंह विधानसभा चुनाव भी हार गए और गणेश सिंह सतना से हार गए, और फगन सिंह कुलस्ते यूनियन मिनिस्टर थे, फिर भी हार गए। उन दोनों को देना पड़ा टिकट, क्योंकि उनके पास उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 सीटें ऐसी हैं जहां अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसको दें, और 5 इंपॉर्टेंट सीटें हैं। धार का जो इलाका है या रतलाम का जो इलाका है, जहां कांग्रेस भारी पड़ रही है, तो वहां उन्होंने डिफेक्शंस करवाए। अभी धार में डिफेक्शन करवाया, राजू खेड़ी का डिफेक्शन करवाया उन्होंने, आज ही करवाया, पूर्व विधायक का। आप 195 लोगों की अगर सूची देखें और 39 लोगों की सूची देखें, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान हो सकती है। और अभी तो इनकी सूची बाकी है। अब जो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत साहब को लड़वाया जा सकता है, पायलट को लड़वाया जा सकता है। जितने स्टालवर्ट्स हैं पूरे के पूरे
कांग्रेस के, उनको लड़वाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में जो नाम चल रहे हैं उसमें दिग्विजय सिंह के बेटे का नाम चल रहा है, प्रियव्रत का चल रहा है, दिग्विजय का खुद का चल रहा है। कांग्रेस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और उसका एक बड़ा बुनियादी कारण यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के जी। और वो अपने सारे बड़े नेताओं को खड़ा कर सकती है और वहां उनका कोई पार्लियामेंट में भी प्रतिनिधित्व नहीं है इस तरह का। इन राज्यों से, राजस्थान से कोई नहीं है, गुजरात से कोई नहीं है, मध्य प्रदेश से केवल नकुल नाथ हैं, तो उनको टिकट देने की बात चल रही है। गुजरात में भी आपने देखा ना अभी किस तरह का स्वागत हुआ गोधरा में, भरूच में। हालांकि भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को दी है, फिर भी राहुल गांधी वहां गए हुए हैं जी। ये दो चीजें बताती है कि राहुल गांधी विपक्ष को भी जिताना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए भी एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। भरूच जाने की उनको जरूरत नहीं थी, वो अहमद पटेल का इलाका है, वहां कांग्रेस को टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस के पास नहीं वो सीट। गुजरात में भावनगर और भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। ये जो पूरा का पूरा नजर आ रहा है और जो आपने जिक्र किया कि एनडीए में किस तरह का संघर्ष चल रहा है, देखिए मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं कि ये जो तमाम लोग हैं ये एनडीए में नहीं आएंगे। अल्टीमेटली आएंगे, तेलुगु देशम भी आएगा, बीजेडी भी आएगा, सब लोग आएंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कहीं जाने के लिए। तेलुगु देशम पर की तो ये लोग घोषणा जो हो गई, तेलुगु देशम की घोषणा हो गई टीडीपी की। हाँ, घोषणा हो गई कि वो आ रही है जी। तेलुगु देशम की घोषणा हो गई है, वो आ रही है। और बीजेडी और बीजेपी के बीच में केवल 2 सीटों को लेकर संघर्ष है। एक शायद भुवनेश्वर की सीट है और एक पुरी की सीट है, वो भी हो जाएगा क्योंकि वो विधानसभा का भाई मामला है। और आंध्र में भी विधानसभा और लोकसभा दोनों का एग्रीमेंट है सीटों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कुछ ज्यादा सीटें मांग रही थी जो वो देने को तैयार नहीं थे। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि एनडीए की कमजोरी का इंडिया अलायंस को कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं वो किसी के नहीं हो सकते जो एनडीए के साथ जा रहे हैं। जो ताकत है इस समय जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया अलायंस अपने आप में काफी मजबूती से चल रहा है। आपने जिक्र किया वो हेम्ब्रम का, झाड़ग्राम से जो बीजेपी के सांसद हैं, सिटिंग मेंबर हैं, उन्होंने आज छोड़ा जी। कल छोड़ा शायद। ये बड़ा ब्लो है। वो बड़ा ब्लो ये है कि संदेश खाली को लेकर जो बीजेपी ने एक माहौल बनाया हुआ है बंगाल में और पोलराइज करने की जो पूरी बात चल रही है, उसमें ये बड़ा धक्का है कि झाड़ग्राम से अभी किसको खड़ा करेंगे। और झाड़ग्राम का जो असर है वो बीजेपी की स्टैंडिंग पर, ओवरऑल स्टैंडिंग पर जाएगा बंगाल में। तो लब्बे लुबाब ये है राजीव जी की 2 चीजें हैं। एक तो बीजेपी कांग्रेस पर आक्रमण, आपने देखा शायद अमित शाह की जो सभा है बिहार की, आपने अगर उस पर नजर डाली हो कि किस तरह से उन्होंने लालू पर अटैक किया। देखने की बात यह है कि जनता का बिल्कुल रिस्पांस नहीं था। वो बार बार जनता से अपील कर रहे थे कि बताओ ये बताओ वो। जनता का कूल रिस्पांस था, पूरी तरह से ठंडा। अगर आप उसके विजुअल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि जनता ने उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया ही नहीं है। एक तरह का ब्लैंक वहां जनता के चेहरे पर नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी को जो दिक्कत आने वाली है, मोटी तो दिक्कत जो आएगी वो बिहार में आएगी, बंगाल में आएगी और अब यूपी में भी आ सकती है, क्योंकि मायावती आएंगी। मैं इसको लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मायावती आ ही नहीं सकती एनडीए के, ये इंडिया अलायंस के साथ। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें स्पष्ट है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे।
तो इसलिए वो अकेले चुनाव लड़के अगर इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती हैं तो वो एक साइलेंट पैक्ट हो सकता है जिसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। ओपनली वो नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सारे प्रेशर सभी काम कर रहे हैं। ये लड़ाई बहुत डिफिकल्ट दौर में जाने वाली है राजीव जी। ये इंडिया अलायंस के लिए चैलेंज और बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं। एक ऑफेंसिव जो शुरू किया है बीजेपी ने सब मोर्चों पर, आपने देखा ना ओपिनियन पोल्स किस तरह से अटैक कर रहे हैं जी इंडिया अलायंस पर। आपने देखा कि बीजेपी कैसे कांग्रेस पर अटैक कर रही है, आरजेडी पर अटैक कर रही है। ये जो चुनाव है ये काफी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल फेज में पहुंच रहा है और ये लोग जो कर रहे हैं वो एक एक सीट पर लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के सामने अभी थोड़ी चुनौतियां और बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे लगता है जी। देख रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ है, उसको कंसोलिडेट कैसे करना, ये बड़ा आपने देखा ही होगा ना मध्य प्रदेश में कितने लोग एक साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए। जी आज ही गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि चुनौती